हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? ओके, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके आंसर आपको दूंगा। नाउ यू कैन शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय पुटिंग इट इनसाइड अ होलो कंडक्टर। किसी होलो कंडक्टर की बात करो तो याद रखना कि होलो कंडक्टर के अंदर कभी भी किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता नहीं है। द फोर्स इज जीरो इनसाइड द चार्ज, सॉरी इनसाइड द होलो कंडक्टर। अब उन्होंने क्या बोला है कि कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस of nearby matter by putting it inside a hollow sphere or by some other means, किसी और द्वारा। कि यहां पे मैंने ये कंडक्टर नहीं है, कोई प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, और यहां पे कोई बॉडी रखी है, तो क्या उस बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। इस बॉडी पे कंपल्सरी फोर्स लगेगा। यू कैन शील्ड अ चार्ज बट यू कैन नॉट शील्ड एनी बॉडी by the you cannot shield anybody for the gravitational force. okay, किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप उसे शील्ड नहीं कर सकते, आप उसे इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए शील्ड कर सकते हैं। तो याद रखना कि कभी भी कोई भी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। चाहे कोई भी मीडियम होगा वो लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। उसके ऊपर कोई ग्रेविटी लगती नहीं है जब वो किसी एक छोटे से स्पेसशिप में होता है तब। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज लार्ज मास कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी। अगर स्पेसशिप, जो भी स्पेसशिप होगा उसका मास अगर एक्सट्रीमली लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज, तो उस आदमी पे, उस एस्ट्रोनॉट पे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट होगा। और डिस्टेंस जैसे जैसे स्पेसशिप के अंदर वो चेंज करता रहेगा उसको अलग अलग ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता रहेगा। बट स्पेसशिप एक्सट्रीमली लार्ज होना चाहिए। छोटे स्पेसशिप में मास नेग्लिजिबल हो जाता है, फोर्स में काउंट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स जब आप लेते हो F इज इक्वल्स टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें से G का पावर 10⁻⁻11 है। तो इसीलिए उस आदमी का मास, चलो अगर मैंने मान लिया कि 60 kg है, ठीक है, तो ये मास बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अगर कम मास होगा तो 10⁻11 पावर को वो ओवरकम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल आएगी, जो कि वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अगर ये m2 मास बहुत ज्यादा है और ये 10⁻11 की वैल्यू ब्रेक होती है कोई ना कोई रीजन से, ठीक है, कोई ऐसा पावर आप यहां पे जनरेट करो, बहुत ही ज्यादा मास ले लो, ठीक है, और इस पावर को आप तोड़ोगे -11 को, तो फोर्स एक्सपीरियंस जितना होना चाहिए। लेकिन रूल क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज मास होना चाहिए। थर्ड देखते हैं। इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन टू दैट ड्यू टू द मून, you would find that sun's pull is greater than the moon pull. Yes, हमें पता है कि सन जो है वो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाता है कंपेयर टू द मून। ओके, नाउ यू कैन चेक दिस yourself using the data available in the succeeding exercises. Okay. However, the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of the sun. Why? तो एक रूल है टाइडल इफेक्ट का कि जो टाइडल इफेक्ट होती है, टाइडल इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस
क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। अब टाइडल इफेक्ट ड्यू टू मून डिवाइडेड बाय टाइडल इफेक्ट ड्यू टू द सन देखो, तो डिस्टेंस की बात करो तो ये मून का डिस्टेंस, ये सन का डिस्टेंस, उसका क्यूब। अब हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस ऑफ द सन है इट्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ द मून, सो ds बाई dm इज ग्रेटर देन 1। तो यही रेशियो को आप कंपेयर करो, Tm बाई Ts इज ग्रेटर देन 1, सो T टाइडल मून इज ग्रेटर देन टाइडल सन। ओके, और वैसे भी डिस्टेंस कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, तो पूरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ओके, तो ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। तो पहले ये समझ लो। चलो एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। क्या है एक्सरसाइज नंबर 2? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज अल्टीट्यूड। ओके, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है G इज इक्वल्स टू GE 1 माइनस 2H बाय RE। तो एज H इंक्रीज G विल डिक्रीज, G जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू 1 से कम होती जाएगी। 1 से कम होगी तो मल्टीप्लाई धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ओके, चलो पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, अज्यूम द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ओके, यही सेम फॉर्मूला था, थोड़ा सा चेंज है। G इक्वल्स टू G डेप्थ का फॉर्मूला 1 माइनस D बाय RE, और एज D इंक्रीज, सॉरी, एज D इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा तो ये 1 से कम होगा, तो G विल डिक्रीज, तो यहां पर भी आपको डिक्रीज ही मिलेगा। नंबर 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द बॉडी। ओके, सबसे पहले ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखो, क्या है? G इक्वल्स टू GME बाय RE स्क्वायर। ये अर्थ का मास है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट from mass of the body, mass of the body। लास्ट नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है? द फॉर्मूला माइनस GM 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 इज मोर और लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला mg R2 माइनस R1 फॉर the difference of potential energy between 2 points R2 and R1 distance away from the center of the earth। ओके, ये फॉर्मूला देखो, ये G is a constant, mass is constant, m is constant, तो आपको जस्ट R2 और R1 पे ही फोकस करना है। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है mg R2 माइनस R1। एक बात बता दूं कि एज J R और R पोजीशन के हिसाब से G कैन वेरी अकॉर्डिंग टू R। R के हिसाब से G भी वेरी होगा, तो हमें G भी पता होना चाहिए किस हिसाब से वेरी होता है। इसीलिए इसमें 3 चेंजेस होंगे, यहां पे सिर्फ 2 चेंजेस होंगे, इसलिए ये मोर एक्यूरेट है। सो माइनस GMM 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 इज मोर एक्यूरेट, इज मोर एक्यूरेट।
ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, लिख लो। लेट्स गो फॉर थर्ड एक्सरसाइज। क्या कहते हैं? सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लेनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस फास्ट एज द अर्थ से डबल फास्ट है। व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जनरल फॉर्मूला कि भाई इफ एनी प्लेनेट moves around the sun is centripetal force mv square by r is equals to gms m by r square. 1m cancel, 1r cancel. V is equals to r omega whole square. gms by r. It's r square omega square. gms by r. Omega square is equals to gms by r cube. हाँ, तो बनता है कि भाई ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड देयरफॉर ओमेगा प्लेनेट बाय ओमेगा अर्थ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर अर्थ बाय आर प्लेनेट होल क्यूब. प्लेनेट स्पीड इज डबल देन अर्थ, सो इट इज ट्वाइस ओमेगा और अर्थ की सिर्फ ओमेगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ई बाय आर पी होल क्यूब. 2 स्क्वायर 4 आर ई बाय आर पी इट्स होल क्यूब एंड देयरफॉर आर ई बाय आई पी क्यूब रूट निकालो 4, इट इज 1.588 एंड देयरफॉर आर पी इज इक्वल्स टू आर ई बाय 1.588. इट इज 0.63 ऑफ आर ई. आर ई से 0.63 गुना मतलब छोटी हो जाएगी. आर पी इज लेस देन आर ई, क्योंकि जब प्लेनेट नजदीक होता है तो वो फास्ट होता है, जब दूर होता है तो वो स्लो हो जाता है. ओके, तो ये है एक्सरसाइज नंबर 3, लिख लो. एक्सरसाइज नंबर 4. In one of the satellite of Jupiter has an orbital period of 1.769 days and radius of the orbit is 4.22 10 raised to 8 meter, shows that mass of Jupiter is about 1000 mass of the sun. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे न्यूमेरिकल में कंपैरिजन है तो पहले जुपिटर का मास फाइंड करो और इनफ डेटा दिया है, रेडियस दी है, टाइम पीरियड दिया है, बहुत है. ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ, एक बात याद रखना, कभी भी किसी का मास फाइंड करना हो ना तो उसके अराउंड कौन घूमता है उसका टाइम पीरियड ले लो. जैसे कि अर्थ का अगर मास फाइंड करना है तो उसके अराउंड मून घूमता है तो मून का टाइम पीरियड ले लो. सेम थिंग इलस्ट्रेशन में देखा कि भाई मार्स के अराउंड फोबोस घूमता है, डेल्मोस घूमता है, तो उसका टाइम पीरियड ले लो तो मार्स का मिलेगा. सन का फाइंड करना है तो उसके अराउंड अर्थ घूमती है, मार्स है, जुपिटर है, जिसका भी टाइम पीरियड दिया हो आप ले लो.
अगर नहीं दिया है तो अर्थ ले लो, क्योंकि अर्थ का टाइम पीरियड पता है 365.25 डेज। तो ऐसे ही टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर is t square is equals to 4 pi square by g m Jupiter r cube. m Jupiter subject 4 pi square by g t square r cube 4 3.14 whole square 6.67 10 raised to minus 11। अब हमें देखना है कि रेडियस कितनी है 4.22 10 raised to 8। टू टू 8 उसका क्यूब, और टाइम पीरियड है 1.769 डेज। 1.769 डेज, 1 डे 24 आवर, 1 आवर 3600 सेकंड। तो याद रखना डे में से आवर में जाना है तो डे मल्टीप्लाई 24, डे में से सेकंड में जाना है तो आप सीधा नहीं जाएंगे, डे से आवर और आवर से सेकंड, मतलब कि डे मल्टीप्लाई 24 आवर मल्टीप्लाई 3600 सेकंड। ये याद रखना। इसका पूरा कैलकुलेशन निकालोगे तो नियरली कुछ 2 10 raised to 27 किलोग्राम जितना आता है। ओके, नाउ कंपैरिजन। मास ऑफ जुपिटर अपॉन मास ऑफ सन 2 10 raised to 27 by 2 10 raised to 30, it is 1000। Therefore mass of Jupiter it's mass of sun by 1000। हो गया कि सन के मास से 1000 पार्ट जितना है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 4, राइट डाउन। एक्सरसाइज नंबर 5 क्या कहते हैं? Let us assume that our galaxy consists of 2.5 10 raised to 11 stars, each of one solar mass। हर एक का मास सन जितना है। How long will a star at distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? मतलब कि 50,000 लाइट ईयर दूर कोई प्लेनेट है तो उसको सर्कल घुमाने में कितना टाइम लगेगा। टेक द डायमीटर ऑफ मिल्की वेव टू बी 10 raised to 5 लाइट ईयर, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो डेटा अवेलेबल ही है, ठीक है। तो 50,000 लाइट ईयर की बात की है, तो 2.5 10 raised to 11 टोटल मास मुझे काउंट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल मास, total mass it's 2.5 10 raised to 11 और हर एक का मास 2 10 raised to 30, it is 5 10 raised to 41 किलोग्राम। डिस्टेंस 50,000 लाइट ईयर, 5 10 raised to 4 लाइट ईयर 9.46 10 raised to 15, टोटल 10 raised to 19।
4.73 10⁻20 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस मतलब कि r हो गया। अब क्या फाइंड करना है कि भाई टाइम पीरियड फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं कि टाइम पीरियड टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² बाई gm/r³। t is equals to √4π² by gm/r³। फोर 3.14 स्क्वायर r 4.73 10⁻20 उसका क्यूब डिवाइड बाय g 6.67 10⁻⁻11 मास 5 10⁻41 इसका हो गया स्क्वायर रूट। पूरा कैलकुलेशन आएगा मेरे पास गिना हुआ ये 111.86 10⁻14 seconds, 11.86 10⁻15 second, 11.86 10⁻15 सेकेंड को कन्वर्ट करो ईयर में, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 3.16 10⁻7 से डिवाइड करोगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन होगा 3.55 10⁻8 5 10⁻8 ईयर। ओके, तो ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 5। राइट डाउन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6। क्या क्वेश्चन है? ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल। तो थ्योरी में हमने ये एक रिलेशन दिया था कि E इज इक्वल्स टू -k इज इक्वल्स टू 2u। ये मैंने इट्स u/2, ये रिलेशन हमने डिराइव किया था थ्योरी में। तो उसके हिसाब से E टोटल एनर्जी, K काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम, बट उनकी साइन जो होगी वो एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर और लेस देन the energy required to project a stationary object at the same height out of the satellite's influence। तो सीधी बात है कि ये कहते हैं कि कोई घूम रहा है, मतलब कोई मोशन में सैटेलाइट है, ठीक है, उसे बाहर फेंकना इजी है या तो उसी जगह पे स्टेशनरी को बाहर फेंकना इजी है। तो डेफिनेट है मूविंग को, क्योंकि जब वो मोशन होती है तो उसके ऊपर ऑलरेडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता ही लगता है और हमें सिर्फ थोड़ा सा ही फोर्स देके उसे आगे बढ़ाना है, मतलब कि उसे लिटल ऑफ अमाउंट एनर्जी देके हमें उसे आगे बढ़ाना है। लेकिन जब वो स्टेशनरी होता है तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशन लगता है, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, तो हमें एक्सेस फोर्स देके उसको बाहर निकालना पड़ता है। मतलब दोनों के लिए सपोज फोर्स सेम होगा, लेकिन एक में खुद ने सेंट्रीफ्यूगल लगाया है तो हमारी एफर्ट कम हो जाएगी, दूसरे में सेंट्रीफ्यूगल भी हमें ही लगाना पड़ेगा, इसलिए हमारा एफर्ट बढ़ जाएगा, हमारी एनर्जी ज्यादा जाएगी। तो जो मोशन में है वो कम एनर्जी लेगी, जो मोशन में नहीं है वो ज्यादा एनर्जी देगी। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 7। Does the escape speed of a body from the earth depend on
फर्स्ट मास ऑफ द बॉडी नहीं, उसकी जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ 2gme, एम ई मतलब मास ऑफ द अर्थ बाय आर। तो उस हिसाब से देखने जाओ तो इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली द अर्थ, नॉट ऑन द बॉडी। सेकेंड, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड नहीं, आप अर्थ से कहीं पे भी फेंकोगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, आप यूं फेंको या यूं फेंको, कहीं पे भी फेंको, आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ही देनी पड़ेगी। एंड फाइनल डी, द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। यस, हाइट अगर चेंज होगी तो आर चेंज हो जाएगा। जितनी ऊपर हाइट जाएगी उतनी स्पीड कम आपको चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो अर्थ से थोड़ा ऊपर जा ही रहा है। तो हाइट पे डिपेंड करता है, ना लोकेशन पे, ना मास पे, ना डायरेक्शन पे, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाइट उसके अंदर मेंशन्ड है GME बाय आर अंडर रूट 2gme बाय आर, आर मेंशन है वहां पे, आर इज अ हाइट, ओके, हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो मेंशन करना जरूरी है कि हाइट पे डिपेंड है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं है, ओके। तो ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 8 क्या कहते हैं? फर्स्ट, अ कॉमेट ऑर्बिट्स द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, हाईली इलिप्टिकल। डज द कॉमेट हैव कांस्टेंट लीनियर स्पीड? नहीं, क्योंकि हमने जब केपलर्स लॉ पढ़ा था तो वहां पे बात हुई थी कि कोई भी प्लेनेट अगर सन के नजदीक होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जब वो दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है। तो यही बात है, थ्रू आउट द मोशन जब वो नजदीक पहुंचेगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, ओके। सेकेंड थिंग, उसके कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है? नहीं, अगर लिनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो आपको एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? यस, बिकॉज ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग एंटायर मोशन कहीं से भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता है, और जब तक टॉर्क अप्लाई नहीं होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, ठीक है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अगर v चेंज हो रहा है तो डेफिनेट K चेंज होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लीनियर स्पीड। अगर लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। नेक्स्ट, total energy throughout the orbit, yes, total energy throughout the orbit remains constant, तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी ये दो ही है जो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेंगे, बाकी सब चेंज होता रहेगा, ओके। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 9, which of the following symptoms is likely to affect an astronaut in space? First, swollen feet, नहीं, उसके पाँव पे कोई सूजन नहीं आएगी, कोई भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रेविटी में होगा, हवा में होगा, तो उसकी बॉडी को तो, पाँव को तो और ज़्यादा रेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, swollen the face, yes, ड्यू टू द वेरिएंट प्रेशर हमारी बॉडी जो है वो उस प्रेशर को कवर नहीं कर पाएगी। वो उस पे जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं अर्थ पे तो प्रेशर 1 atm होता है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो ग्रेविटी में तो वहाँ पे प्रेशर वेरी कर जाता है, तो उसके कारण हमें सूजन मुंह पे दिखती है। नेक्स्ट, हेडेक, यस, अगर मुंह पे सूजन है तो हेडेक भी रहेगा, प्रेशर वेरी होगा तो हेडेक रहेगा। जैसे कि अगर आप समर हो, गर्मी चल रही हो तो नॉर्मल तो आप लाइफ जी लेते हो, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन की शुरुआत होती है तो आप देखते हो कि आप जब जैसे ही क्लाउड आते हैं तो हमारा सर थोड़ा चकराने लगता है, थोड़ा भारी हो जाता है। तो यही चीज़ वहाँ पे होती है कि भाई जब एटमॉस्फेयर वहाँ का चेंज हो जाएगा तो हेडेक पॉसिबल है।
एंड ओरिएंटेशन प्रॉब्लम वो तो डेफिनेट होगी, अंदर की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए एस्ट्रोनॉट में जाने से पहले उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है, पूरे एटमॉस्फेयर में डाला जाता है, फिर उनको वहाँ भेजा जाता है। ठीक है, तो स्वॉलन द फेस, हेडेक और ओरिएंटेशन प्रॉब्लम ये तीनों होगी, स्वॉलन फेस फीट नहीं होगी। ओके, तो ये था एक्सरसाइज नंबर 9। 10 नंबर एक्सरसाइज का, in the following two exercises 10 and 11 choose the correct answer from among the given ones. The gravitational intensity at the center of a hemisphere shell of uniform mass density has the direction indicated by the arrow as shown in figure A, B, C. ओके, कहाँ पे होगी? तो हमें ये पता है कि जब ये शेल होती है, ठीक है, तो शेल के अंदर inside the shell potential is constant. Inside the shell potential is constant. तो I is equals to minus dv बाई डी आर के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा? 0 फॉर शेल। एंड फॉर हेमिस्फीयर, अगर ये पूरा नहीं होता, आधा होता लाइक दिस, ठीक है, तो हेमिस्फीयर के अंदर जो इंटेंसिटी मिलती है toward center, toward center means C, डाउनवर्ड। ठीक है, हेमिस्फीयर का सेंटर कहाँ होता है? उससे थोड़ा नीचे होता है, तो टूवर्ड द सेंटर। ओके, तो ये आपका 10 नंबर। 11 भी इसी के साथ देखते हैं। फॉर द अबोव प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ऑर्बिट पॉइंट P इज इंडिकेटेड बाय, वहीं पे भी आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट है तो वहां पे भी आपको यही डायरेक्शन मिलेगी, E में ही, और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 10 और 11 दोनों का आंसर है डाउनवर्ड, इट्स C एंड E। तो राइट डाउन 10 एंड 11। एक्सरसाइज नंबर 12। A rocket is fired from the earth toward the sun. At what distance from the earth center is the gravitational force on the rocket? 0. Mass of the sun is given, mass of the earth is given, neglect the effect of other planets. Okay, the radius is given 1.5 × 10⁻11। तो यहाँ पे ये बताया है कि भाई सपोज ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, यहां से एक रॉकेट निकलता है किसी एक पॉइंट पे, यहां पे उस पे लग रहा फोर्स 0 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज r, ओके, ये डिस्टेंस x है। तो ये डिस्टेंस होती r - x। मास ऑफ द रॉकेट इट्स m, मास ऑफ द सन इट्स ms, मास ऑफ द अर्थ इट्स me। ओके, ये रहा पॉइंट P। सपोज एट पॉइंट P, force will be zero।
सपोज फोर्स विल बी 0। इसका मतलब ये हो गया कि F सन और F अर्थ का फोर्स इक्वल और ऑपोजिट। अर्थ यहां पे खींचेगी उसको Fe, सन यहां पे खींचेगा Fs। इस Gms डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स होल स्क्वायर, Gme डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इट्स Gm कैंसल। नाउ ms by me, it is r minus x whole square by x square. ms, mass of the sun, it's 2 10 raised to 30. Mass of the earth 6 10 raised to 24, r minus x whole square by x square. Okay, अब कैंसिल, एलिमिनेशन करो। ये हो गया 3, ऊपर जाएगा 10 raised to 6 by 3 is equals to r minus x whole square by x square. Taking square root, ten raised to 3 by root 3, r माइनस एक्स बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थाउजेंड एक्स रूट 3r रूट 3x। इस तरफ लाओ, 1000x प्लस रूट 3 इज 1.73x, 1.73r, 1001.73x, 1.73r, x 1.73r is a 1.5 10 raised to 11, 1000.173 x। कैलकुलेशन है हमारे पास 2.595 10 raised to 8, 10 raised to 8 मीटर। तो इट इज 2.6 10 raised to 8 मीटर। 3 निकाल दो, 2.6 10 raised to 5। अर्थ से 2.6 10 raised to 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, तो ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 12। राइट डाउन। Exercise number 13. How will you weight the sun that is estimate its mass? The mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 10 raised to 8 kilometer. 1.5 10 raised to 8 किलोमीटर 11 मीटर। मैंने आपको पहले ही बोला, किसी का भी अगर मास फाइंड करना है तो उसके अराउंड जो मूव करता है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड ले लो। जैसे यहाँ पे किसी का टाइम पीरियड नहीं दिया है तो हम अर्थ का लेंगे, क्योंकि अर्थ का टाइम पीरियड हमें पता है। तो लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ of the earth is t square is equals to 4 pi square by g mass of the sun r cube। ms को सब्जेक्ट बनाओ, 4 pi square by gt square r cube, 4 3.14 square 1.5 10 raised to 11 whole cube divided by 6.67 10 raised to minus 11, 365 day, one day it's 24 hour, it's a 3600 second।
उसका नियरली आंसर होता है 2×10⁻30 किलोग्राम, विच इज द मास ऑफ द अर्थ। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 13 और आज के वीडियो में सिर्फ इतना, बाकी के लिए हम दूसरा वीडियो लेंगे। ओके, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय, please like, comment and subscribe this channel. Thank you for watching this video.